है तो बच्चों बाइंडिंग एडमिशन कर सकते हैं। बाइंडिंग मतलब एक का किया गया एक्ट बाकी पार्टनर्स को भी बाइंडिंग, उसी को हम कहते हैं। पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन but only in relation to partnership transaction and in the ordinary course of business. An admission or representation by partner will not, however, bind the firm if his authority on the point is limited and other party knows of the restriction. वही ऊपर वाला point. The section speaks of admission and representation being evidenced against the firm. फर्म के अगेंस्ट ही इसको एविडेंस के तौर पर यूज किया जाएगा। दैट इज टू से दे विल अफेक्ट द फर्म व्हेन टेंडर्ड बाय थर्ड पार्टी। दे मे नॉट हैव द सेम इफेक्ट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स देमसेल्फ। ओके, तो बच्चों एग्जाम्पल के ऊपर हम जो ध्यान देते हैं आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा बच्चों। X and Y are partners in a firm dealing in spare parts. बच्चों X and Y नाम के जो पार्टनर्स है वो व्हीकल्स एंड जो व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स नहीं होते बच्चों, मोटरसाइकिल वगैरह के स्पेयर पार्ट्स, उसमें डीलिंग करते हैं। X and Y are partners in a firm dealing in spare parts of different brands of motorcycle bikes. Z purchases spare parts of for his Yamaha motorcycle after being told by X that spare part is suitable for his motorcycle. बच्चों ये बताओ कस्टमर Z को स्पेयर पार्ट्स बेचते समय X ने क्या एडमिट किया? वन ऑफ द पार्टनर ने क्या एडमिट किया Z को स्पेयर पार्ट्स बेचते समय? चलो बताओ। Z ने जब परचेज किया ना स्पेयर पार्ट्स इसके यामाहा मोटरसाइकिल के लिए, तो पार्टनर X ने वो स्पेयर पार्ट्स सेल करते समय बच्चों क्या एडमिट कर दिया, क्या प्रॉमिस कर दिया कि ये सूटेबल है आपके बाइक के लिए, आप इसको आंख बंद करके खरीद लो, ये आपके बाइक के लिए सूटेबल है। तो मुझे ये बताओ बच्चों एक्स जो प्रॉमिस दे रहा था अपने कस्टमर को, क्या उस वक्त वाई वहां मौजूद था? क्या दूसरा पार्टनर वहां पर मौजूद था? क्या दूसरे पार्टनर को इसके बारे में पता है? द आंसर इज नो। एक और सवाल पूछूंगा बच्चों, एक्स ने जब कस्टमर जेड को प्रॉमिस किया कि ये स्पेयर पार्ट सूटेबल है, तो आपको लगता नहीं ये बिजनेस से रिलेटेड है सर? इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। आपको ऐसा नहीं लगता? एक्स पार्टनर का ये जो भी बोला उसने वो सब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। एंड बच्चों वाई ये इग्नोरेंट है, वाई को पता ही नहीं कि एक्स ने ऐसा प्रॉमिस किया है, बाइंडिंग एडमिशन किया है। तो बच्चों आगे चल के क्या हुआ देखो, द स्पेयर पार्ट्स प्रूव्स टू बी अनसूटेबल एंड बाद में पता चला कि जो स्पेयर पार्ट्स दिए गए थे कस्टमर जेड को, दे वेर फाउंड दैट इट इज अनसूटेबल फॉर मोटरसाइकिल एंड उसके वजह से मोटरसाइकिल डैमेज हो गई। अब बताओ जेड कस्टमर का जो नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई केवल एक्स करेगा कि एक्स एंड वाई दोनों रिस्पॉन्सिबल है? ओनली एक्स करेगा कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं? बच्चों यहाँ दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे क्योंकि एक्स ने जो बाइंडिंग एडमिशन किया था that was done in the normal course of business. It was something related to his business. And बच्चों इसके वजह से बाइंडिंग हो गया ये। Are you getting that? दूसरे पार्टनर के ऊपर भी बाइंडिंग हो गया ये। Try to get this point. दूसरे पार्टनर के ऊपर भी बाइंडिंग हो गया। तो बच्चों अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है, सीरियसली बताओ, तो मैं ऐसा एजम्पशन करूंगा कि आप लोगों को सेक्शन 23 क्लियर है। फिर ऊपर सेक्शन 23 में हम क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों वो एकदम क्लियर है। ओके बच्चों एकदम क्लियर है।
चलो टाइप करो yes no. Have you understood section 23 now with the help of example? सेक्शन 23 अभी क्लियर है सबको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल? ओके। अब बच्चों नेक्स्ट अगर मैं सेक्शन की बात करूं, नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चों सेक्शन 24 आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। आपको याद होगा बच्चों इनिशियल लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप में, स्पेशली यूनिट नंबर 1 में बच्चों हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे। उसमें सबसे पहले नंबर पर हमने एक्टिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर पढ़ा था, मालूम है ना? ऑस्टेंसिबल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, याद है बच्चों? एक्टिव पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, इज पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट एंड पार्टिसिपेट्स इन डे टू डे एक्टिविटीज। बच्चों मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि वो एक तरह का पार्टनरशिप फर्म का चेहरा है, डोंट यू थिंक सो? क्योंकि वो हमेशा आगे रहता है डीलिंग करने में सबसे, थर्ड पार्टी के भी नजरों में बच्चों वो सबसे आगे रहता है डीलिंग करने में, तो एक प्रकार का फर्म का चेहरा है कि नहीं वो? तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी एक्टिव पार्टनर को थर्ड पार्टी नोटिस देती है, अगर बच्चों थर्ड पार्टी एक्टिव पार्टनर को अगर नोटिस देती है, कुछ लफड़ा हो गया बच्चों, कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको लेकर अगर थर्ड पार्टी किसी एक्टिव पार्टनर के नाम पर नोटिस भेजती है, तो बच्चों वो नोटिस एक्टिव पार्टनर के लिए है कि पूरे फर्म के लिए है? टाइप करो, क्या माना जाएगा? ये नोटिस सिर्फ एक्टिव पार्टनर के लिए है कि पार्टनर फर्म के सभी पार्टनर्स के लिए है? जब मैं कहता हूँ फर्म के सभी पार्टनर्स, मतलब मैं फर्म की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों बस सेक्शन 24 में आपको इतना ही समझना है, बस इतना ध्यान दो कि ये जो नोटिस भेज रहा है थर्ड पार्टी, ये नोटिस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको, बरोबर है, और एक एग्जांपल दूं, उसमें आप मुझे बताना। बच्चों एक्स वाई जेड ऐसे 3 पार्टनर हैं, एक्स उसमें से एक्टिव पार्टनर है। बच्चों मुझे बताए एक्स उसमें से एक्टिव पार्टनर है, उसका बीवी के साथ अभी बनता नहीं है, झगड़ा होता है, बरोबर है? तो एक दिन बच्चों बीवी से बहुत झगड़ा किया उसने, बीवी कंटाल के भाग गई, चली गई अपने घर पिताजी के, एंड वहां से बीवी ने एक्स को लीगल नोटिस भेजा डिवोर्स का। तो आप बताओ एक्स को बीवी से जो नोटिस मिला, वो नोटिस एक्स के लिए मानने का कि पूरे फर्म के लिए? बताओ। वाई एंड जेड बोलेंगे अरे मेरे को, हम लोगों का नोटिस, आपको समझा बच्चों? अब यहाँ पर नोटिस जो भेजा गया है वो एक्स के नाम पे ही नोटिस है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि फर्म से बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड ये नोटिस नहीं है। फर्म के बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई नोटिस थर्ड पार्टी भेजता है एक्टिव पार्टनर के नाम पर, तो ये माना जाएगा लॉ के नजरों में कि बच्चों ये नोटिस पूरे फर्म के लिए है, ये नोटिस पूरे फर्म के लिए है। तो बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बच्चों मैं थोड़ा रीड करके इसको समझाता हूँ एंड बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है ये, आई रिपीट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, इसलिए आपका इसका 200% समझना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं जहां पे नोटिस गिवन टू एक्टिव पार्टनर विल अमाउंट टू नोटिस ओनली टू एक्टिव पार्टनर नॉट द फर्म। उस वक्त नोटिस केवल एक्टिव पार्टनर को ही दी है, बाकी फर्म को नहीं। ऐसे भी कुछ एक्सेप्शनल केस हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों लेट अस सी नाउ, लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24
a notice to a partner who habitually acts in the business of the firm, यानी बच्चों एक्टिव पार्टनर की बात हो रही है. According to section 24, notice to a active partner of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm. Operates as notice to the firm, except, बच्चों बीच में एक्सेप्शन आ गया, चलो पढ़ो. Except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. बच्चों कैन यू गिव मी द आंसर? एक्सेप्ट के बाद क्या लिखा है? एक्सेप्ट वो केस जहां पर बच्चों फ्रॉड हुआ हो एंड वो फ्रॉड एक्टिव पार्टनर ने किया हो या एक्टिव पार्टनर की परमिशन से किया हो. फ्रॉड वाले केस में अगर सामने वाली पार्टी नोटिस भेजती है तो वो नोटिस केवल एक्टिव पार्टनर को मानी जाएगी कि पूरे फर्म को? टाइप करो. अगर एक्टिव पार्टनर ने फ्रॉड किया है एंड सामने वाला अगर उसको लीगल नोटिस भेजता है तो बच्चों वो नोटिस एक्टिव पार्टनर की मानी जाएगी कि पूरे फर्म की? तो आंसर है पूरे फर्म की. सॉरी, एक्टिव पार्टनर की. आई एम सॉरी, एक्टिव पार्टनर की मानी जाएगी. प्लस बच्चों मैंने एक पर्सनल ट्रांजैक्शन भी बताया, याद है ना, डिवोर्स वाला केस. बीवी ने डिवोर्स का नोटिस भेजा तो बच्चों वो नोटिस किसकी मानी जाएगी? जिसको नोटिस मिलेगा, सभी पार्टनर्स के लिए नहीं. तो वो पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया. तो बच्चों यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिया है वो फ्रॉड वाला एक्सेप्शन है कि अगर एक्टिव पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है फर्म में या उसके कहने पर कोई फ्रॉड पढ़ाई हुआ के है. लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट कहने तैयारी का पर कोई साथी. फ्रॉड हुआ है तो ऐसे केस में जब लीगल नोटिस सर्व की जाएगी एक्टिव पार्टनर के नाम पर तो बच्चों वो फर्म की नोटिस नहीं मानी जाएगी, फर्म के लिए आई नोटिस नहीं मानी जाएगी. वो उस पार्टनर के लिए ही नोटिस है ऐसा एजम्पशन किया जाएगा. मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया ये. लेकिन बच्चों जब हम एनालिसिस पढ़ेंगे तो थोड़ा लेवल और बढ़ेगा इसका. जब हम सेक्शन 24 का एनालिसिस पढ़ेंगे बच्चों तो मैं कह रहा हूँ इसकी लेवल थोड़ी और बढ़ेगी. कैसे, जरा देखो. और नोटिस टू ए पार्टनर, और नोटिस, द नोटिस टू ए पार्टनर who habitually acts in business of the firm, वो सेम टू सेम है बच्चों. 3 लाइन तो सेम है, ऊपर का ही है देखो. चलो मैं चौथे लाइन, तीसरे लाइन से पढ़ता हूँ. Thus, notice to one is equivalent to notice to the rest of the partners of the firm, just as notice to an agent is notice to his principal. बात सही है बच्चों. अगर एक्टिव पार्टनर को नोटिस मिली तो इसका मतलब ये नोटिस बाकी पार्टनर्स के लिए भी है. जस्ट लाइक अगर नोटिस एजेंट को मिलती है तो इसका मतलब वो नोटिस प्रिंसिपल को है. उसी हिसाब से एक्टिव पार्टनर को जब नोटिस मिलती है तो वो नोटिस बाकी पार्टनर्स के लिए भी है, ऐसा माना जाएगा. दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव. बच्चों ये नोटिस एक्चुअल नोटिस होनी चाहिए, बनी बनाई नोटिस नहीं होनी चाहिए.
किसी एक्चुअल केस से रिलेटेड नोटिस होनी चाहिए। फैक्ट्स को लेकर केस होना मतलब नोटिस होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, ये नोटिस किसके हाथ में मिलना चाहिए? ये नोटिस जब आएगी तो कौन रिसीव करना चाहिए? ये नोटिस किसके हाथ में आनी चाहिए? तो आंसर लिखा है, इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर। बच्चे ये नोटिस एक्टिव पार्टनर के हाथ में मिलनी चाहिए एंड नॉट बाय स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के हाथ में ये नोटिस नहीं पढ़नी चाहिए। इट मस्ट फर्दर रिलेट टू, एंड ऊपर से बच्चे ये नोटिस जो आई है, इट मस्ट फर्दर रिलेट टू फर्म्स बिजनेस ओनली। फर्म के बिजनेस से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है तो ही बच्चों मिली हुई नोटिस फर्म के लिए नोटिस है ऐसा माना जाएगा, नहीं तो वो फर्म की नोटिस नहीं है। फर्म के लिए वो नोटिस है ऐसा नहीं माना जाएगा। अब बच्चे काम करो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल 1 आप पहले पढ़ो, चलो रीड करो। मैं रुकता हूं 2 मिनट, आप लोग रीड करो। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने से पहले जहां तक आपको रीड करना है वहां तक रीड करो, टैसिट तक रीड करो। चलन बताओ, यस लिखकर नो लिखकर समझा कि नहीं समझा? क्या बोलते हैं बच्चे? एग्जाम्पल 1 परफेक्टली क्लियर? यस नो जो भी रिस्पॉन्स देना दे दो। अच्छा, बच्चों ऊपर जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा पी क्यू एन आर, बरोबर है? बच्चों इसमें कैसा पूरा फॉर्म इग्नोर मतलब पूरा फॉर्म जिम्मेदार हो गया, आपने देखा ही यहाँ पर। बच्चों बाद में एक्सेप्शन लिखा, द ओनली एक्सेप्शन वुड लाई इन द केस ऑफ फ्रॉड वेदर एक्टिव और टैसिट। तो अभी शंकर आपने पूछा सर टैसिट लाइन वाला नहीं समझा, तो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि अगर एक्टिव पार्टनर या कोई भी पार्टनर जो एक्टिवली बिजनेस कर रहा हो, अगर वो कोई फ्रॉड करता है, वो खुद अगर फ्रॉड करता है तो ये एक्टिव हो गया, या उसके परमिशन से ये फ्रॉड होता है तो वो टैसिड हो गया। तो समझा अभी शंकर? चाहे खुद फ्रॉड करे चाहे उसकी परमिशन से फ्रॉड हुआ हो, मतलब तो एक ही निकलता है कि नहीं, उसने फ्रॉड किया। खून मैं करूं चाहे मैं किसी से करवाऊं, सजा तो मुझे ही होनी चाहिए नॉर्मली। यस अभी शंकर? खुद करेगा तो एक्टिव वर्ड आएगा, एंड उसकी परमिशन से किसी और से करवाएगा तो टैसिड हो जाएगा। अभी शंकर आपका डाउट क्लियर? अब बताओ बच्चों, फ्रॉड वाले केस में कौन जिम्मेदार होगा? वो पर्टिकुलर पार्टनर या पूरा फर्म? यस, वही तो अभी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ बच्चों। अभी शंकर मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक्टिव नहीं, एक्टिव हो या टैसिड हो, फ्रॉड फ्रॉड होता है अभी शंकर।
अभिशंकर, फ्रॉड चाहे एक्टिव हो, फ्रॉड चाहे टैसिट हो, फ्रॉड फ्रॉड है। एंड फ्रॉड वाले केस में बच्चों जिम्मेदारी किसकी होगी? उस पर्टिकुलर पार्टनर की, पूरे फर्म की नहीं, पूरे फर्म की नहीं। चलो बच्चों, एक एग्जांपल तो आई थिंक आपको ध्यान में आ गया है, वही मैं पढ़ा भी रहा हूँ कब से आपको। बच्चों दूसरा एग्जांपल पर मैं आता हूँ। दूसरी एग्जांपल क्या लिखी है देखो, शायद केस थोड़ा अलग है, तो मैं इसको जरा पढ़ता हूँ आपके लिए। जरा देखो बच्चों क्या लिखा है। A partner who actively participates in the management of the business of the firm, यानी कि बच्चा एक्टिव पार्टनर है, bought for his firm certain goods। ए ने अपने फर्म के लिए कुछ गुड्स बाय किए, बरोबर है, एंड ये गुड्स में डिफेक्ट था, ये उसको पता है। मतलब उसने जानबूझकर डिफेक्टिव गुड्स फर्म के लिए खरीदे। तो बच्चों यहां तक आपको ऐसा नहीं लगता ये फ्रॉड कर रहा है फर्म के साथ? जानबूझकर डिफेक्टिव गुड्स फर्म के नाम पे खरीद रहा है कि नहीं? हेलो। A partner who actively participates in the management of the business of the firm bought for his firm certain goods while he knew of particular defect in the goods. His knowledge as regard the defect ordinarily would be construed as knowledge of the firm, though other partners in fact were not aware of the defect. But because A had in a league with his seller conspired to conceal the defect from other partners, the rule would be inoperative and partners would be entitled to reject the goods upon detection by them of the defect. बच्चों क्या हुआ, समझा आपको? बच्चों एक्टिव पार्टनर जब कोई एक्ट करता है फर्म के बिहाफ पर, तो नॉर्मली वो एक्ट सभी के ऊपर बाइंडिंग होता है। बात सही है, हमने मान लिया इस बात को। लेकिन बच्चों अगर एक्टिव पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, बच्चों किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर बाकी पार्टनर्स को धोखा देने का काम करता है, अगर फ्रॉड करता है, तो आपको लगता नहीं बाकी पार्टनर्स हैव द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? एक्टिव पार्टनर जो गुड्स खरीद कर लाया है, डिफेक्टिव फालतू का गुड्स, उसे रिजेक्ट करने का बाकी पार्टनर्स को पावर है। मुझे ये बताओ, क्या बाकी पार्टनर्स उसके इस एक्ट के लिए लायबल हैं क्या? जिस एक्टिव पार्टनर ने फ्रॉड कर किया, क्या उस एक्ट के लिए बाकी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्या बाकी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे? यस क्या बच्चों नहीं क्वेश्चन समझा? मैं बताता हूँ, चलो वापस बताता हूँ। आई थिंक आपको समझा नहीं। बच्चों ए है ना, वो एक्टिव पार्टनर है, एंड इसका काम क्या है कि वो गुड्स परचेस करता है फर्म के बिहाफ पर। नॉर्मल काम कर रहा है वो। लेकिन एक बार उसने बच्चों ऐसे गुड्स परचेस किए जो उसको पता है कि इसमें डिफेक्ट है, एंड जिससे खरीदा उसके साथ साठ गांठ करके, सेलर के साथ बच्चों साठ गांठ करके, ए नाम का पार्टनर जो है वो बेकार के गुड्स फर्म के नाम पे खरीद रहा है। तो मुझे बताओ, क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी? क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए बाकी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे? हेलो। बच्चों मैंने सिंपल करके बताया, द आंसर इज नो। बच्चों नहीं, क्योंकि यहाँ क्लियर कट लग रहा है कि ए नाम का पार्टनर जो है वो फ्रॉड कर रहा है। बच्चों ए नाम का जो पार्टनर है उसने सेलर के साथ मिलकर फर्म को धोखा देने का काम किया है, तो इसके वजह से बाकी पार्टनर्स इस सेलर के लिए लायबल नहीं है।
एंड बाकी पार्टनर्स हैव राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। फालतू गुड्स जो खरीद कर लाया है उसको रिजेक्ट करने का राइट्स बाकी पार्टनर्स को मिले। इज दैट ओके विथ एवरीवन स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है सबको? जरा सीरियसली बताओ, क्या सेक्शन 24 परफेक्टली क्लियर हो गया? एक्सेप्शन के साथ, फ्रॉड वाले एक्सेप्शन के साथ। हेलो, अब बच्चों मैं क्या करूंगा जरा सुनो ध्यान से, आज बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ा दिया हूं मैं। तो बच्चों ये जो लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी है सेक्शन 25 टू 27, ये मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों? कल भी 3 लेक्चर है मेरे, तो आई ट्राई टू कंप्लीट दिस यूनिट नंबर 2 टुमारो। ओके, तो मैं आज यहाँ स्टॉप करता हूँ। आई एम हैविंग सीवियर हेडेक टुडे। ओके, तो बच्चों मैं कल कंटिन्यू करता हूँ ये, इफ यू डोंट माइंड। ओके, कल हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक। किसी को 2 मिनट में दे रहा हूँ, डाउट पूछना है तो बच्चों डाउट पूछ सकते हैं आप।